यस, सब लोग ऐड हो गए। तो जैसे ही आपके डोमेन्स ब्रेक होते हैं, डोमेन जैसे ही आपके ब्रेक होते हैं, तो वो फेरोमैग्नेटिक नहीं रह जाता। वो फेरो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पे आपका फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। समझ आया सबको? उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो बिहेवियर होता है थोड़ा अलग सा होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो बिहेवियर होता है थोड़ा सा अलग होता है। और इसके में हमें दो रिलेशंस पढ़ने होते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस योर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसका जो रिलेशन होता है इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और उसको स्टडी करने के लिए हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, हिस्टेरेसिस लूप। उस कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो बी और एच का रिलेशन है, ये रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये लीनियर नहीं होता है। इट इज नॉट अ लीनियर रिलेशन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशन। उसको स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है। पैरा को और भी हीट दे दो, पैरा को क्या कर दो। चलो अब हिस्टेरेसिस लूप पे आ जाओ। और ये वाला आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हिस्टेरेसिस लूप वाला टॉपिक जो है आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और कल की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलो अब आ जाओ हिस्टेरेसिस लूप को स्टडी करते हैं। हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है? व्हाट इज हिस्टेरेसिस लूप? ठीक है, तो आ जाओ अपनी पीपीटी पे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अलग अलग मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर अलग होता है। देखो, क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज 1000 केल्विन एंड क्यूरी टेम्परेचर फॉर कोबाल्ट इज 1400 केल्विन। और निकल के लिए कितना है? 600 केल्विन। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसा जैसा मटेरियल होगा उसके हिसाब से आपका क्यूरी टेम्परेचर अलग अलग होगा। ठीक है, इस तरह से वेरी करता है इसका कर्व। चलो, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर हिस्टेरेसिस लूप, or it is also known as magnetization curve. Hysteresis loop is also known as magnetization curve. तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे
देखो H लिया और y एक्सिस पे क्या लिया, I इज योर इंटेंसिटी और H इज योर मैग्नेटाइजेशन फोर्स। इसके वर्सेस हमने कर्व प्लॉट किया। अब इसमें हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसको मैग्नेटाइज करना शुरू किया। तो जैसे जैसे आप उसको मैग्नेटाइज करोगे, इसको पहले इधर समझो, आपने क्या किया, इस लूप को समझने से पहले आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसको ऐसे सोलेनॉइड में रख दिया। ठीक है, इस तरह से आपने उसको सोलेनॉइड में रख दिया और सोलेनॉइड को ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया सर्किट से। अब जैसे आप इसमें करंट पास करोगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये मटेरियल आपका मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होगा। जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये ग्राफ में हम यही देख रहे हैं, फ्रॉम O टू दिस पॉइंट यू कैन सी दैट आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही। ये ब्लू वाला कर्व देखो आप, आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही, पर वो आप एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर पाओगे, उसके बाद उसकी सैचुरेशन लिमिट आ जाएगी। किसी भी मटेरियल को जब आप मैग्नेटाइज करते हो तो एक लिमिट तक आप उसको मैग्नेटाइज कर सकते हो, है ना। किसी भी मटेरियल को आप एक लिमिट तक मैग्नेटाइज कर सकते हो, उसके बाद आप कितना भी करंट को इंक्रीज कर दो, उसके बाद आप कितना भी करंट को इंक्रीज कर दो, वो मटेरियल आपका मैग्नेटाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही किया, हमने क्या किया, इसको मैग्नेटाइज करना शुरू किया। तो हमने मैग्नेटाइज फोर्स अप्लाई किया H, इसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी देखो इंक्रीज होती है, इट विल इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट। देखो यहाँ पे आके स्टॉप हो गई। फिर हमने क्या किया, करंट को डिक्रीज करना चालू किया। पहले हमने करंट को इंक्रीज किया ए पॉइंट तक हमने करंट को इंक्रीज किया। फ्रॉम O टू A वी हैव इंक्रीज द करंट, so I intensity of magnetization is also increased. After that from A to B हमने क्या किया, करंट को डिक्रीज किया, है ना। From A to B you can see that current is decreased, so intensity is also decreased. अच्छा, एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे कि जब आपका H का वैल्यू देखो 0 हो गया और लेकिन उसके पास कुछ इंटेंसिटी होगी, है ना। इसको हम बोलते हैं, देखो when H is decreased and I is decreased, तो ये इसको हम बोलते हैं, OB वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, जब आपका H का वैल्यू 0 हो गया लेकिन उस वैल्यू पर आपके पास कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिमेनिंग है, उस मटेरियल ने रिटेन करके रखा है, कुछ इंटेंसिटी उसने रिटेन करके रखी है, उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अब इसको सीक्वेंस में समझोगे, पहले हमने O टू A क्या किया, करंट को इंक्रीज किया सोलेनॉइड में, तो आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज हुई अप टू अ सर्टेन पॉइंट। फिर आपने क्या किया, A टू B करंट को डिक्रीज करना शुरू किया सोलेनॉइड में, तो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम होनी स्टार्ट हुई और एक पॉइंट आपको ऐसा मिला B पॉइंट। एट B पॉइंट आपकी H की वैल्यू 0 हो गई, है ना। ध्यान से देखो ग्राफ में, B पॉइंट पे आपकी H की वैल्यू देखो 0,
तो ओबी वाला पार्ट जो मटेरियल ने रिटेन करके रखा, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ओबी वाला पार्ट जो मटेरियल ने रिटेन करके रखा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। अब हमने क्या किया, करंट की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। बी टू सी हमने क्या किया, फ्रॉम बी टू सी वी हैव रिवर्स द पोलैरिटी। मतलब करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया मतलब, तो भी आपने देखो बी टू सी, देखो करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो वैल्यू वापस डिक्रीज होती हुई सी पॉइंट पे पहुंच गई। अब सी पॉइंट पे अगर आप देखो तो आपका बी का वैल्यू 0 हो रहा है। आई बोलूं या बी बोलूं एक ही बात है ना। तो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो गया और 0 हो गया, कम होते होते 0 हो गया। तो सी वो पॉइंट है जहां पे आपका आई का वैल्यू 0 हो रहा है इंटेंसिटी का, लेकिन उस पॉइंट पे कुछ नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन फोर्स है आपके पास। तो इस ओसी वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोअर्सिविटी। क्या बोलते हैं? ओसी वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कोअर्सिविटी। सी पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखो 0 हो रही है, लेकिन उस पॉइंट पे आपका एच का वैल्यू नेगेटिव है। सो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोअर्सिविटी बोलते हैं। वर्टिकल वाले पार्ट को रिटेंटिविटी, हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को कोअर्सिविटी। ठीक है। अच्छा, फिर हमने और डिक्रीज करते गए, इंटेंसिटी आपकी और कम होती गई। तो ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है सी से लेके डी तक, है ना, बी से लेके पूरा डी तक, ये आपका डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। पहले आपने किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज किया एक लिमिट तक, फिर करंट को कम किया, फिर आपने पोलैरिटी चेंज करी, तो आपका मटेरियल डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया। अब डीमैग्नेटाइज होते होते एक लिमिट तक वो डीमैग्नेटाइज हो पाएगा। तो डी पॉइंट जो है दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। इससे ज्यादा मटेरियल को डीमैग्नेटाइज भी नहीं कर सकते। तो इससे हमें ये पता चला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो बिहेवियर है, उसमें एक लिमिट तक आप उसको मैग्नेटाइज कर सकते हो, दैट इज योर सैचुरेशन लिमिट, और एक लिमिट तक आप उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। ठीक है। तो दोनों की सैचुरेशन लिमिट होती है। तो यहाँ कर्व से हमें वही पता चल रहा है, D इज द सैचुरेशन लिमिट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, A इज द सैचुरेशन लिमिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जब फिर से हमने क्या किया, करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो फिर से आपका मटेरियल मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती गई और फिर से वो ए पॉइंट पे पहुंचे। समझ आया? तो इस तरह से ये लूप फॉर्म हो गया। देखो, फ्रॉम ओ टू ए टू बी, बी टू सी टू डी टू ई टू एफ टू ए। सो दिस लूप इज नोन एज हिस्टेरिसिस लूप। इस लूप को हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। और ये बिहेवियर हमें किस में देखने को मिलता है? ये बिहेवियर हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखने को मिलता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये वाला बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, और इस लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर बात करूं तो डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट डिफरेंट आपका हिस्टेरिसिस लूप होता है। डिफरेंट मटेरियल्स का आपका डिफरेंट डिफरेंट हिस्टेरिसिस लूप होता है। अगर आपका मटेरियल हार्ड है, मैंने आपको बताया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, वन इज योर हार्ड फेरोमैग्नेटिक, वन इज योर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। सो अगर आपका फेरोमैग्नेटिक हार्ड है ना, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो आपका लूप कैसा होगा? देखो ये डायग्राम में देखो आप, एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर हार्ड फेरोमैग्नेटिक होगा तो लूप आपका ज्यादा ब्रॉड होगा,
सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक होगा तो लूप आपका बहुत थिन होगा, थिन। थिन का मतलब उसका एरिया कम होगा। तो अगर एरिया कम होगा इसका मतलब उसमें से डिसिपेशन जो है, हीट के फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो कम होगा। तो सॉफ्ट आयरन मटेरियल जो होता है उनके लूप थिन होते हैं, इसलिए वो टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने में यूज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और जो हार्ड आयरन के मटेरियल्स होते हैं उनके लिए लूप आपका बहुत ही ब्रॉड होता है ना, इस तरह का चौड़ा होता है। ज्यादा चौड़ा अगर आपका लूप है मतलब वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और अगर आपका एरिया कम है, बहुत पतला है, वो लूप बहुत पतला है, तो वो सॉफ्ट मटेरियल का बना हो। सॉफ्ट मटेरियल का बना है मतलब उसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम है। हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस भी तो होता है ना, जब आप किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, तो आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। उस करंट की वजह से कुछ लॉसेज आपके हीट में हो जाते हैं, कुछ वायर के रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ कॉइल के रेजिस्टेंस होते हैं, उसकी वजह से आपकी कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो हीट के फॉर्म में आपके लॉसेज हो जाते हैं। तो अगर आपके लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो वो मटेरियल कौन सा है, वो हार्ड मटेरियल है। परमानेंट मैग्नेट्स का ऐसा ही बिहेवियर होता है। परमानेंट मैग्नेट्स में का जो लूप आप बनाओगे, जो हार्ड मटेरियल से बने होते हैं उनका लूप आपका ब्रॉड आएगा, और जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं उनका लूप आपका बहुत थिन आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हिस्टेरेसिस लूप आपको पता होना चाहिए। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप अगर इस लूप की थ्योरी अच्छे से समझ जाओगे तो आपको बोर्ड में भी हेल्प होगा, और JEE मेंस में भी इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बोर्ड में तो आता ही आता है, JEE में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। कोअर्सिविटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, रिटेंटिविटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। एरिया पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मटेरियल्स के नाम पूछ लेते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो अगर आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास एंड कर रहे हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 5 इज कंप्लीटेड। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से पढ़ लेना। कल से हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। Okay, bye bye to all of you. We'll meet you tomorrow.